नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को ही विजेताओं को ही साथ में बातचीत करेंगे और इस अवसर पर ही केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। PMRBP के हर पुरस्कार विजेता को ही 1 पदक और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करते हैं। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि देश में ही कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल ही दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो सका है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PMRBP 2022 के ही विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे और बच्चे अपने माता पिता और अपने संबंधित जिले के संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ ही अपने जिला मुख्यालय से भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 3,33,533 नए केस सामने आए हैं और 525 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं देश में ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 17.78% है। बड़ी बात यह है कि देश में ही आज कल से ही 4,171 कम मामले आए हैं और कल कोरोना वायरस के ही 3,37,704 मामले आए थे। आपको बता दें कि इसको लेकर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गई है और वहीं इस महामारी से ही जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी हुई है और आंकड़ों के मुताबिक कल को ही 49,168 लोग ठीक हुए हैं और इसके बाद से ही अभी तक 3,65,60,650 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में आज यानी 24 जनवरी से ही एक बार फिर पहले से ही 12 कक्षा के ही स्कूल खुलने जा रहे हैं और राज्य के ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोले जाएंगे। मुंबई में ही कक्षा 1 से 12 तक के लिए ही स्कूल फिर से खुल गए हैं और ये तस्वीर वडाला में ही आदर एजुकेशन सोसाइटी की है और यहाँ स्कूल जाते बच्चे में एक छात्र का कहना है कि वापस आकर अच्छा लग रहा है और हम सभी को ही सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए ही कुछ समय पहले सभी फिजिकल क्लासेस सस्पेंड कर दी गई थी और केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। हालांकि स्थिति पर ही विचार करने के बाद अब फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि महाराष्ट्र में ही स्कूल खोलने के फैसले के बाद से ही अंतिम निर्णय लोकल अथॉरिटी पर छोड़ दिया गया है। वे अपने यहाँ कोविड केसेस की स्थिति को देखते हुए ही फैसला ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ही पुणे में अभी 1 हफ्ते तक के लिए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर ही विशेषज्ञ ने आगाह कर दिया है। केरल के ही कोची में मौजूद IIMA में कोरोना टास्क फोर्स के ही सलाहकार डॉक्टर राजीव जयदेवन का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन के चलते पैदा हुई कोरोना महामारी की तीसरी लहर महानगरों के बाद अब छोटे शहरों और गाँव में फैलेगी। उनकी ये माने जाए तो कहना उनका साफ तौर पर यह है कि महामारी की लहर हर बार ऐसा ही प्रदर्शन करती है। डॉक्टर राजीव जयदेवन से पूछा गया कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना के अन्य वेरिएंट की जगह ले सकता है, तो ये क्या कहने आने पर दिनों में ही एक सामान्य सर्दी के रूप में ही तब्दील हो जाएगा और इस पर ही उन्होंने कहा कि यह वास्तव में सच नहीं है। यदि आप पिछले 2 साल में ही महामारी के इतिहास को देखें तो वेरिएंट अभी मर चुके हैं और वास्तव में ऐसा कोई संस्करण नहीं है जो लंबे समय तक जीवित रहे। हाँ, इनके छिटपुट मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर राजीव जयदेवन ने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी लहरें क्लासिकल हैं और
उन्होंने कहा कि पहली लहर का ही मूल वुहान है और दूसरी बीटा थी और तीसरी डेल्टा थी और चौथी ओमिक्रॉन है। और मार्च 2021 में ही भारत वुहान वेरिएंट से प्रभावित हुआ और फिर हम डेल्टा की चपेट में आ गए और अब इस साल हम ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। इसलिए ये काफी आश्वस्त है कि ओमिक्रॉन थोड़ी देर प्रभावी रहेगा। इसके लंबे समय तक ही डेल्टा वेरिएंट की तरह जीवित रहने की संभावना नहीं है। इस समय दोनों समान व्यवहार कर रहे हैं और उनके आने से कोई भी दूसरे से अधिक खतरनाक नहीं है। और वही कोविड-19 महामारी महाराष्ट्र के ही स्टेट टास्क फोर्स के ही सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी का कहना है कि भारत में फरवरी के मध्य तक ही ओमिक्रॉन के मामले चरम पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही तीसरी लहर का अंत हो जाने की संभावना है। मार्च में मामले बहुत कम हो जाएंगे और उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को ही भाजपा पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार ही हिंदुत्व का ही इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य के ही बाहर अपना प्रसार करने का प्रयास करेगी। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय भूमिका हासिल करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सिकुड़ गया है क्योंकि उनकी अकाली दल और शिवसेना जैसे पुराने सहयोगी पहले ही उससे बाहर निकल गए। पार्टी के संस्थापक और अपने पिता बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर ही शिवसैनिक को ही डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने ही सत्ता के माध्यम से ही हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी भाजपा से हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने ही भाजपा के साथ गठजोड़ किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए ही सत्ता चाहती थी। शिवसेना ने ही सत्ता की खातिर कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं बल्कि भाजपा को छोड़ दिया। मैं मानता हूं कि भाजपा का अवसरवादी हिंदुत्व बस सत्ता के लिए है। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना भाजपा के ही साथ गठबंधन में जो 25 साल निकाले वो बर्बाद चले गए और शिवसेना 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही भाजपा से अलग हो चुकी है और उसके राकांपा और कांग्रेस के साथ ही मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद ही अब तक बीजेपी सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है। गठबंधन के लिए सीटों का पेच भी अभी फंसा हुआ है। एक एक सीट के लिए माथापच्ची की जा रही है और एक समीकरण देखा जा रहा है और इसीलिए एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। रविवार को ही एक बार फिर यूपी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। लेकिन बैठक पूरी नहीं हुई और इसके साथ ही आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद भी करीब 2.5 घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा ने अलग से ही चर्चा की। यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक आज लगातार दूसरे दिन जारी रहेगी। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, यानी 403 में से बीजेपी अब तक ही सिर्फ 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत को शीतलहर की चादर में ढक दिया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंड का आलम तो ऐसा है कि सारा दिन अलाव के सामने ही बैठकर लोग गुजर कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास कोहरे की चादर भी छाने लगी है और यह हालत यह हो गई है कि दिन के समय ही दृश्यता जो है वो 0 के बराबर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। इस बार जनवरी के महीने में ही बारिश ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कहा जा रहा है कि साल के ही पहले महीने में इससे पहले इतनी बारिश नहीं हुई थी और अब जो महीने में बारिश हो रही है ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। वहीं जानकारी के मुताबिक अब तक ही 88.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और पालम में ही 110 मिलीमीटर बारिश हुई है और इससे पहले 1949 में ही जनवरी में ही
73.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हिमालय के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश के कारण ही दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से ही पश्चिम बंगाल तक के कुछ हिस्सों में ही हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण ही औसतन तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे गलन ठंड भी बढ़ जाएगी और वहीं छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना फिलहाल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी से ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू संभाग में ही सीजन की ये सबसे ज्यादा बर्फबारी है, जिससे सड़कों के साथ ही पानी और बिजली की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन से भूस्खलन और बर्फ की ही फिसलन से हजारों वाहन फंस गए हैं और सबसे ज्यादा ट्रक है जिन्हें उधमपुर से जखेनी के लिए, साथ ही रठियान और बल्लभ, बालिया, टिकरी और गरनई मांड में ही रोका गया है। और खराब मौसम से ही कटड़ा और सांझी छत चौपर सेवा बंद रही। हालांकि भैरो घाटी रोपवे सेवा चलती रही और सरकारी अमला सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुट गया है। और इस बीच ही अगले 24 घंटों में भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 25 जनवरी से ही मौसम साफ होने के आसार हैं और 2 दिन में ही जम्मू संभाग के ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर ही नत्था टॉप में ही 90 सेंटीमीटर, पटनी टॉप में 45 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। रविवार को ही भद्रवाह में 9 सेंटीमीटर, बटौत में ही 3 सेंटीमीटर और बनिहाल में 3 सेंटीमीटर और कश्मीर में ही कजीगुड़ में 14 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। और इस तरह से ही पलमगाम में भी 7 सेंटीमीटर और कोकरनाग में 15 सेंटीमीटर, गुलमर्ग में करीब 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है और कटड़ा में ही सर्वाधिक 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बटौत में 40 mm और जम्मू में ही 14 mm, श्रीनगर में 7 mm और काजीगुंड में ही 25 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी और बारिश से ही अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है।